मैं दोस्तों डॉक्टर राजेश कुमार पाल आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ चलिए बात करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं आप लोग उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। कम से कम एक टॉपिक को अपने हाथ से 4-4-5 बार रिपीट करिए दोस्तों, तभी आप उसमें परफेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस के द्वारा ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। हिंदी में भी एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो दोस्तों देखिए, हो सकता है कि आपको इनिशियली कुछ प्रॉब्लम हो रही हो टॉपिक को समझने में, लेकिन दोस्तों उसका भी सलूशन आपको मैं सलाह देता हूं कि आप प्रैक्टिस के द्वारा अपनी सारी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमको फॉलो कर रहे हैं, वो यदि हमारे चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं तो उनके नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। और दोस्तों मेरा ख्याल है कि आप लोगों का भी यही एम होता होगा और आप लोगों के घर वाले भी यही चाहते होंगे। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही कारण है, एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। दोस्तों सभी जगह आप लोगों ने कहते हुए देखा होगा कि सब जगह लिखा होता है कड़ी मेहनत, लेकिन दोस्तों कड़ी मेहनत प्रैक्टिस के द्वारा आप पा सकते हैं। तो दोस्तों खैर बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स ड्यू टू refracted लाइट रेज, अर्थात अपवर्तित किरणों के द्वारा पतली फिल्म में व्यतिकरण। दोस्तों हमारा ये टॉपिक है और मेरा आपको सजेशन है कि आप लोग जब भी मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप उस समय अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें और टॉपिक को अपने कॉपी पे नोट किया करें। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों, और जो डायग्राम है उसकी समझ आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। दोस्तों हमारे पास ये एक पतली फिल्म है। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने इस तरीके से एक पतली फिल्म ली थी जिसकी की मोटाई हम लोगों ने कंसीडर करी थी, कितनी की थी, स्मॉल टी। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, हमने कह दिया, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो दोस्तों देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर है और इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है। तो दोस्तों ये एक लाइट रे है जो इस पर इंसिडेंट हुई। अब देखिए दोस्तों लाइट रे इंसिडेंट हो रही है यानी आपतित हो रही है, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अब दोस्तों ये किरण यहाँ पर आएगी तो हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, हमने नाम दे दिया ए। अब जब लाइट रे यहाँ पे आएगी, मान लेते हैं पी किरण आ रही थी ए बिंदु पर, जब पी किरण गिरती है, व्हेन ए लाइट रे पी इज इंसिडेंट एट द पॉइंट ए, देन फ्यू पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड एंड फ्यू पार्ट ट्रांसमिटेड। तो दोस्तों कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट होगा। तो दोस्तों ट्रांसमिट होना चाहिए इस तरीके से, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि बाहर एयर है
और एयर होता है रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम, और अंदर फिल्म है। फिल्म दोस्तों कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम को हिंदी में कहते हैं सघन माध्यम। तो दोस्त जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दोस्तों ये देखिए अभिलंब की ओर झुक गई है, और अब ये अपवर्तन कोण जो बना है ये दोस्तों R बना है। अब दोस्तों इस पॉइंट पर भी एक अभिलंब है। अब यहाँ से कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाएगा यानी निकल जाएगा, और कुछ भाग इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर फिर हमने एक परपेंडिकुलर डाला। अब देखिए इस पॉइंट पे आने के बाद फिर ये सघन है और ये विरल है, यानी इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे न जा करके ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हट जाएगी दोस्तों, मतलब ये इस तरीके से हो जाएगी। कहने का मतलब है ये रे इस रे के पैरेलल हो जाएगी। तो दोस्तों हम मान लेते हैं P किरण इंसिडेंट हो रही थी, ये Q किरण हो गई, और ये दोस्तों R किरण हो गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। अब दोस्तों ये जो हमने बिंदु माने हैं ये हमने पॉइंट माना है। माना हमने ये A पॉइंट है, और दोस्तों माना हमने ये वाला पॉइंट B है, और दोस्तों इसी तरीके से हमने मान लिया कि ये पॉइंट हमारे पास C है। अब दोस्तों देखिए क्या करते हैं। दोस्तों देखिए अब हम C बिंदु से इस Q बिंदु पर अभिलंब डाल देते हैं। दोस्तों जब हम अभिलंब डाल देते हैं तो ये अभिलंब कुछ इस तरीके से पड़ेगा इस पर, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, और एक परपेंडिकुलर इस पर भी ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो इस परपेंडिकुलर का नाम हम देते हैं N, और इस परपेंडिकुलर का नाम देते हैं M। अब दोस्तों इसकी हम थ्योरी लिख लेते हैं। हम कह देते हैं कि माना हमारे पास कोई फिल्म है, साबुन की पतली फिल्म है जिसकी मोटाई स्मॉल t है। तो लेट द t इज द थिकनेस ऑफ फिल्म। दोस्तों t थिकनेस है, म्यू क्या है दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और हमारे पास देखिए PA ये दोस्तों इंसिडेंट रे है, और दोस्तों AQ और CR ये दोनों दोस्तों रिफ्लेक्टेड, ये देखिए दोस्तों परावर्तित किरणें हैं, ये दोनों परावर्तित रे हैं। और दोस्तों देखिए CN परपेंडिकुलर है किस पर? AQ पर। और दोस्तों BM परपेंडिकुलर है दोस्तों किस पर? AC पर। दोस्तों ये हमारी हो गई थ्योरी। ये थ्योरी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। इसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है आपको। देखिए इसीलिए मैंने आप लोगों को थ्योरी बहुत कम लिखा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी याद करनी पड़ती है दोस्तों। लेकिन अगर डायग्राम आपको क्लियर है तो थ्योरी याद नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं कम से कम कोशिश करता हूँ कि आपको लिखाने का काम करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाऊँ। तो दोस्तों ये मेरा उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों ये इसकी थ्योरी हो गई है। ठीक है दोस्तों, डायग्राम समझ में आ गया आपको। अब इसके थोड़ा एंगल समझ लेते हैं। एंगल समझ लेते हैं दोस्तों। ये लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि अगर कहीं पर जेड आकृति बनी हो तो ये एंगल सेम होते हैं दोस्तों, और आपतित कोण और अपवर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी दोस्तों ये भी आई होगा। दोस्तों ये आई होगा तो ये दोस्तों 90 माइनस आई होगा, ये दोस्तों 90 होगा, ये दोस्तों 90 माइनस आई होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 है तो ये आई है। अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो ये 90 माइनस आई, और दोस्तों ये 90 है, तो ये एंगल हो गया दोस्तों आई का। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से ये एंगल है आर का, और इसी तरीके से ये भी एंगल होगा आर का, क्योंकि परावर्तित हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है, और रिफ्लेक्शन में एंगल इक्वल होते हैं। दोस्तों ये एंगल भी आपका आर होगा। ठीक है दोस्तों,
समझ में आ गया होगा, एंगल भी समझ में आ गए होंगे, डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट मैंने आप लोगों को बताया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप सभी लोगों को ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम थ्योरी को रब कर रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। हमको दोस्तों क्या निकालना होता है, पाथ डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के लिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है, पाथ डिफरेंस के फार्मूला होता है दोस्तों म्यू पाथ इन फिल्म माइनस पाथ इन एयर। तो देखो दोस्तों, फिल्म के अंदर कितना पाथ चला जा रहा है, ये हमारा पाथ डिफरेंस, हमने इसको डिनोट कर दिया, ये हमने म्यू लिख दिया। और फिल्म के अंदर कितना पाथ चला जा रहा है, ए बी प्लस सी, यानी कि हमारे पास फिल्म के अंदर पाथ है ए बी प्लस बी सी। दोस्तों देखिए पाथ इन एयर, अब एयर में तो दोस्तों देखिए एक ए क्यू है, एक रे और एक सी आर है, लेकिन दोस्तों जो डिफरेंस आएगा दोनों रे का वो हम लिखेंगे। देखिए दोस्तों दोनों रे ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन इसमें से एक रे ज्यादा ट्रैवल कर रही है, एक रे कम ट्रैवल कर रही है। दोनों का हम दोस्तों अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालने के लिए हमने क्या किया है, सी से परपेंडिकुलर डाला है ए क्यू पर ए एन। तो देखिए यहाँ से एन पॉइंट से और सी पॉइंट से दोनों रे पैरेलल हो जा रही हैं, तो हमारे पास डिफरेंस आ गया ए एन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे ए एन, ये हमारे पास बन गया फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक तो लिखते हैं इन ट्राइंगल देखिए दोस्तों इन ट्राइंगल ए एम सी। दोस्तों ए एम सी में एंड इन ट्राइंगल सी एम बी, दो ट्राइंगल है हमारे पास दोस्तों। इसमें हम लोग लगाते हैं कॉस आर का फॉर्मूला। तो कॉस आर इज इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों ये 90 है, ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है, और दोस्तों जिस पे एंगल बना होता है वो बेस होता है। तो कॉस इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोस्तों आधार है हमारे पास बी एम और ए बी। दोस्तों इसी तरीके से देखते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या मिलता है, देखते हैं 90 ये है और इसके सामने हाइपोटेनियस है बी सी और बेस हो जाएगा बी एम। तो दोस्तों बी एम अपॉन बी सी। अब दोस्तों इसको देखिए ए बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो हमको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी एम अपॉन कॉस आर। इसी तरीके से इसमें भी निकल आएगा बी सी की वैल्यू बी एम अपॉन कॉस आर। इसी तरीके से ए बी देखिए दोस्तों, बी एम की वैल्यू कितनी है, बी एम दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक है जो कि टी के इक्वल है, ये हम कहीं पे थ्योरी में लिख देंगे। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों बी एम अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से आपको बी सी की वैल्यू निकल आएगी टी अपॉन कॉस आर। दोस्तों नोट कर लीजिए इसको। अब दोस्तों देखते हैं आगे आगे बढ़ते हैं, इसको हम रब कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला था हमारे पास क्या था दोस्तों, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए बी म्यू था
AB प्लस BC माइनस AN, ये था दोस्तों हमारे पास। तो अब देखते हैं दोस्तों, इसमें लिखते हैं, वैल्यू को रखते हैं। तो दोस्तों ये लिखा हमने T अपॉन cos r प्लस T अपॉन cos r हो जाएगा यहाँ पर, तो 2T अपॉन cos r हो जाएगा माइनस AN हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए नाउ, अब देखिए इन ट्राइंगल ANC, इसमें दोस्तों साइन आई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन आई का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो देखिए ये 90 है, एन 90 के सामने AC हाइपोटेनियस है, कर्ण हो गया, और बेस बना है आई एंगल बना हुआ है CN पर। तो दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन आई इक्वल टू हो जाएगा AN अपॉन AC। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ठीक है फ्रेंड्स, देखिए AN इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AN इक्वल टू लिख सकते हैं AC साइन आई। अब ये देखिए AN की वैल्यू इस इक्वेशन में लिख देते हैं। इस इक्वेशन को कुछ मान लीजिएगा। जो पहली इक्वेशन थी हमारे पास वो ये थी, और जो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास बन गई है वो ये बन गई है। तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ AN इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोस्तों इसमें हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो देखिए क्या मिलेगा हमको। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू मिल जाएगा ट्वाइस म्यू T अपॉन कॉस R माइनस AN की वैल्यू रख दिया दोस्तों आपने AC साइन आई। ठीक है दोस्तों, AC साइन आई रख दिया हमने। अब देखते हैं जरा, इसको मैं रख कर रहा हूँ, और इस इक्वेशन को मान लेते हैं, क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड कह देंगे दोस्तों। अब देखिए नाउ, अब जिन जिन ट्राइंगल में दोस्तों हम लोगों ने cos r का फॉर्मूला लगाया था, उसी में अब tan r का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यानी कि नाउ इन ट्राइंगल AMB एंड इन ट्राइंगल CMB। दोस्तों देखिए इसमें tan r का फॉर्मूला लगाते हैं। tan r इक्वल टू क्या होगा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो दोस्तों देखो ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है। तो tan r इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AM अपॉन BM। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इसमें भी लगाइए, दूसरे वाले में CMB में लगाइए दोस्तों। तो परपेंडिकुलर है दोस्तों CM अपॉन BM। अब दोस्तों देखिए यहाँ से AM की वैल्यू निकल सकती है BM tan r, यहाँ से CM की वैल्यू निकल सकती है, हो जाएगा BM tan r। तो दोस्तों देखिए AC इज इक्वल टू है AM प्लस CM। देखिए डायग्राम में यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों AC है, तो ये इतना प्लस इतना हमारा हो जाएगा AC। तो अब हम इसमें जब हम ये सब रखेंगे तो हो जाएगा 2BM tan r। अब दोस्तों BM की वैल्यू देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक T के इक्वल है, यानी कि 2T tan r, इतना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अब हम वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं, AC की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में रख रहे हैं। तो लिखेंगे हम
ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई है। पुटिंग वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में रख देंगे दोस्तों, तो ट्वाइस म्यू टी अपॉन cos r माइनस AC की वैल्यू को आप रखेंगे तो मिलेगा आपको 2t tan r इंटू साइन आई। इसको लिख लेंगे दोस्तों 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2t साइन आर अपॉन कॉस आर साइन आई। अब दोस्तों स्नेल्स का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला होता है? फ्रॉम स्नेल्स लॉ होता है दोस्तों साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो अब दोस्तों देखो साइन आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू साइन आर। ये इक्वेशन नंबर इसको कह दीजिए 4। अब साइन आई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट अप करेंगे। ठीक है, साइन आई की वैल्यू म्यू साइन आर है, तो इसको हम पुट अप करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ साइन आई इन इक्वेशन नंबर 4, तो दोस्तों ट्वाइस म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2t साइन आर। साइन आई की वैल्यू थी म्यू साइन आर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में आ जाएगा कॉस आर। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा दोस्तों, क्या कॉमन हो जाएगा? ट्वाइस म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ये दोस्तों कॉमन हो जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे। तो हमको मिल जाएगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर दोस्तों होता है कॉस स्क्वायर आर, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, मिल जाएगा ट्वाइस म्यू टी कॉस आर। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ गया, इक्वेशन नंबर बन गई 5। ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ गया। अब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ने बताया था कि जब कोई रे सघन से विरल माध्यम में रिफ्लेक्ट होती है तो एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस इसमें जोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ने ये बताया था कि अगर कोई रे सघन माध्यम से यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है तो वी इंट्रोड्यूस एन एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/2। तो इसमें हम λ/2 ऐड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हम ऐड करते हैं, तो एडिशनल पार्ट डिफरेंस यूजिंग स्टोक्स स्टेटमेंट। क्या था स्टेटमेंट? व्हेन ए लाइट रे reflect from denser medium to rare medium and additional path difference λ/2 introduced।
जब दोस्तों प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में परावर्तित होती है तो हम एक एडिशनल पाथ डिफरेंस जोड़ देते हैं, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम λ/2 ऐड कर देंगे, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी cos r माइनस λ/2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हो गया पाथ डिफरेंस। अब क्या सॉल्व करेंगे? फॉर मैक्सिमा या फिर फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब दोस्तों हम वो कंडीशन दिखाएंगे जहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेंगी या जहां पे डार्क फ्रिंज बनेंगी। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए दोस्तों पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज होता है दोस्तों n लैम्डा होता है। तो दोस्तों पाथ डिफरेंस है हमारे पास ट्वाइस म्यू टी cos r माइनस λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा ट्वाइस म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस λ/2। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा दोस्तों ट्वाइस म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2n प्लस 1/2 लैम्डा। ये दोस्तों इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा जहां पर n की वैल्यू है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से फॉर डार्क फ्रिंज या फिर फॉर मिनिमा ये दोस्तों, तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है? पार्ट डिफरेंस होता है दोस्तों 2n प्लस 1/2 लैम्डा। ये होता है दोस्तों पार्ट डिफरेंस। कितना है हमारे पास? पार्ट डिफरेंस है ट्वाइस म्यू टी cos r माइनस λ/2। इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, n लैम्डा प्लस λ/2। तो दोस्तों हो जाएगा ट्वाइस म्यू टी cos r, ये लैम्डा उधर चला जाएगा, n लैम्डा प्लस λ/2 प्लस λ/2। तो ट्वाइस म्यू टी cos r इज इक्वल टू हो जाएगा, ये n लैम्डा प्लस लैम्डा हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। ये तो ये कंडीशन है। अगर हम प्लस रखते हैं λ/2, प्लस माइनस रखा था, अगर हम प्लस रखते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर हम प्लस रखते हैं तो ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस λ/2। तो ट्वाइस म्यू टी cos r इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा। ये दोस्तों ये डार्क के लिए। और फॉर ब्राइट के लिए, ब्राइट में अगर दोस्तों हम लोग प्लस रखते हैं तो क्या होगा देखते हैं दोस्तों। ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस λ/2 होता है दोस्तों। तो n लैम्डा होता है ब्राइट के लिए। तो ये हो जाएगा ट्वाइस म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा माइनस λ/2। दोस्तों ये हो जाएगा
इसमें से लैम्डा कॉमन कर लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोग अगर पतली फिल्म से इंटरफेरेंस कराते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के द्वारा तो हमको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, और मैं सभी से बार बार यही कहता हूँ कि आप इसको कई बार रिवाइज करें। दोस्तों कई बार आप अगर इसको रिवाइज करते हो तो ये आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा और एग्ज़ाम में सॉलिड नंबर दे करके जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब स्कोरिंग टॉपिक हैं, आप लोग इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक में किसी नए टॉपिक के अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।